चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 अर्थात नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता टॉपिक को हम 3 वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे नागरिकता संबंधी कुछ पॉइंट देख लेंगे। दूसरे में हम लोग नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंध देखेंगे। इसमें हम लोग आर्टिकल 5 से 11 के बारे में देखेंगे, उसमें क्या प्रावधान है। और लास्ट वीडियो में देखेंगे नागरिकता एक्ट 1955। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है और नागरिकता कैसे जा सकती है, इसके बारे में वहाँ पे चर्चा होगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट कहता है भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये फ़िलहाल हटा दिया गया है। लेकिन जब पहले एकल नागरिकता का प्रावधान क्या है और एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, दो अलग अलग स्टेट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगला पॉइंट, यूएसए और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसका अर्थ है उसे राष्ट्रीय और राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी यूएसए में कोई पर्सन है, कोई सिटीजन है, वो उस स्टेट का भी नागरिक होगा और उस देश का भी नागरिक होगा। जबकि भारत में क्या है, केवल एकल नागरिकता है, यानी भारत देश का नागरिक कहेगा, किसी स्टेट का नागरिक नहीं कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूएसए में अलग अलग राज्य हैं, ठीक है ना, ये आपस में संधि करके यूएसए संघ का निर्माण किए हैं, जिसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब कोई पर्सन इस स्टेट का अगर नागरिक है तो उसे इसका भी आईडी मिलेगा और जो फेडरल गवर्नमेंट यानी यूएसए है उसका भी आईडी मिलेगा। और जो अपने नागरिक के लिए ये राज्य और यूएसए संघ जो भी के लिए प्लान लाएगी या भी प्रावधान करेगी, उसका फ़ायदा हर एक पब्लिक को मिलेगा, दोहरे तरीके से मिलेगा, ठीक है। भारत में वैसा नहीं है। भारत में एक ही तरह का है, जो भारत सरकार लाएगी वही सब जगह सभी स्टेट में लागू होगा नागरिकता के संबंध में। जम्मू कश्मीर का दोहरी नागरिकता का प्रावधान जब पहले था उस समय ये था कि 370 और 35A के तहत आपको ये प्रावधान था कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे वो जम्मू कश्मीर में और इंडिया के बाकी स्टेट में जॉब कर सकते थे और ज़मीन ले सकते थे। इसके विपरीत जो बाकी स्टेट के थे पर्सन, वो जम्मू कश्मीर में ना जॉब कर सकते हैं वहाँ के गवर्नमेंट में और ना वहाँ पे ज़मीन ले सकते थे। तीसरा पॉइंट क्या है कि संसद का बनाया गया कानून जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था जब तक विधानमंडल वहाँ पे पारित न कर दे, जबकि भारत में ऐसा नहीं है बाकी स्टेट में। तो इसी वजह से इसको बोलते थे कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। भारत में जन्म से या संविधान के अनुसार 5 तरीकों में से प्राप्त किसी नागरिक को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, किंतु यूएसए में केवल जन्म से, अर्थात यूएसए में जन्मा अमेरिकी ही यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए जो एलिजिबिलिटी होता है वो नागरिकों के लिए कैसे कैसे दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए, भारत में जन्म से या संविधान के अनुसार 5 तरीकों में से प्राप्त किसी नागरिक को, यानी संविधान में या फिर नागरिकता एक्ट में जो 5 तरीकों से आपका नागरिकता अर्जन किया जाता है, या फिर भारत में जन्म से जो नागरिक है, ऐसे नागरिक को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। यानी कह सकते हैं कि भारत में कोई पर्सन यदि नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, किंतु यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है कि वहाँ पे ऐसा पर्सन चाहिए जो वहाँ का नागरिक भी हो और उस देश में जन्मा भी हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं भारत से कोई पर्सन गया यूएसए में और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो इससे ही वहाँ का राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं हो पाता, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, नागरिक भी हो और वहाँ पे जन्मा भी हो। जैसे जो भारत से गया यूएसए, उसने नागरिकता प्राप्त कर ली, अब इसके जो बच्चे होंगे वो अगर यूएसए में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल होंगे वहाँ के राष्ट्रपति बनने के लिए। जबकि भारत में क्या है, केवल नागरिक हो, ठीक है, चाहे वो जन्म से हो या अन्य तरीक़ों से, जिसमें क्या होगा कोई विदेशी भी है वो भारत आके नागरिकता ले लेता है तो वो भी राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाता है। ये अंतर है दो अलग अलग देशों के जो भी विधियों है उसके अंडर। अब देखते हैं आगे क्या पॉइंट आता है नागरिकता के संबंध में। चलिए देखिए, मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें क्या है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये सारे आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है ना। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते भारत में।
जैसे कोई आर्टिकल, उसमें क्या क्या प्रावधान है पहले वो देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में क्या प्रावधान है? धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ठीक है, यानी भारत का कोई भी नागरिक होगा, उसके साथ धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, जाति, लिंग, जन्मस्थान, यानी किस स्टेट में जन्मा है तो दूसरे स्टेट में उसके साथ भेदभाव न हो जाए, इसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो राज्य उसके अधिकार को लागू करने के लिए कदम उठाएगी। ठीक है ना, उसके लिए बाधित होगी। कौन लागू करवाता है? न्यायालय कराता है। और उसको एक्शन कौन लेता है? राज्य सरकार लेती, राज्य सरकार सॉरी स्टेट लेती है, यानी सरकारें, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार। आर्टिकल 60 के तहत 16 के तहत आपको आता है अवसर, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर गवर्नमेंट नियोजन होता है, उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि आप कास्ट से अलग है या फिर धर्म से अलग है, तो उसकी वजह से आपको इससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। यानी लोक नियोजन में आपको समान अवसर दिया जाएगा, आपके विरुद्ध भेदभाव नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ये नहीं हो सकता कि जनरल के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी के लिए नहीं, या फिर एसटी एससी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ होगा तो ये क्या हो गया? 16 मूल अधिकार का हनन हो गया। ठीक है ना। और ये अधिकार भारत के नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं। विदेशी अगर आके इस आर्टिकल के तहत ऑब्जेक्शन करते हैं, कोई फॉरेनर आया यहाँ पे अप्लाई के लिए और उसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए रोक दिया गया, ठीक है, तो वो इस आर्टिकल के तहत एप्लीकेशन नहीं लगा सकता कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, लेकिन भारत के लोग या फिर भारत का जो नागरिक होगा वो इसके तहत एप्लीकेशन डाल सकता है। ठीक है, जिसको लागू करवाने के लिए न्यायालय आदेश देगी, किसको? स्टेट को। ऐसे ही आर्टिकल 19 में बोलने, सम्मेलन करने, निवास करने, व्यवसाय करने की आज़ादी, ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। आर्टिकल 29 के तहत देखिए, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के सुरक्षा का अधिकार। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है कि जो अल्पसंख्यक हो, एग्जाम्पल के लिए आदिवासी, ठीक है ना, वो अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त करते हैं आर्टिकल 19 के तहत। इसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों को राज्य के अंतर्गत या उसके संबद्ध संस्थान में, यानी कोई जैसे अगर हम कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, तो उसमें धर्म, जाति या भाषा या फिर अल्पसंख्यक के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक है ना, ये विशेषाधिकार आपको नागरिकों को मिलता है, विदेशियों को नहीं, क्योंकि अब फॉरेनर आएगा तो वो अल्पसंख्यक रहेगा, तो इस आर्टिकल के तहत तो मांग करने लगेगा। ठीक है, लेकिन ये भी आपका अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। और आर्टिकल 30 यानी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, किसको? अल्पसंख्यक को। इसके तहत आपका आता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यानी जो अल्पसंख्यक है, जैसे एग्जाम्पल आदिवासी, अपने लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसमें कोई आपको रोकता है तो उसके विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हैं या फिर स्टेट उसको लागू करवाएगी आर्टिकल 30 के तहत आपके अधिकार को। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जो राज्य है यानी स्टेट है, स्टेट का डिफिनेशन हम लोग आर्टिकल 12 में देखेंगे। स्टेट है वो उसके द्वारा बनाए गए राज्य संस्थानों, एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूट, उनके बीच राज्य जो है वो विभेद नहीं करेगी, यानी भेदभाव का नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए कोई आदिवासी अपने लिए इंस्टीट्यूट बनाया और राज्य सरकार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य गवर्नमेंट है इसमें भेद करेगी। ठीक है ना, अगर सब्सिडी या फिर कोई भी सहायता इसको दी जा रही है तो वो इसको दी जाएगी, किसके तहत? आर्टिकल 30 के तहत। तो ये सारे अधिकार आपको भारत के नागरिकों को प्राप्त है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब आते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, मूल अधिकार संविधान में नागरिकता संबंधित विस्तृत वर्णन नहीं है, यानी मूल संविधान में ये आपको डिटेल नहीं दिया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए और किस स्थितियों में नागरिकता ले ली जाए या फिर नागरिकता का समापन हो सकता है। इसमें मूल संविधान आपका केवल उन लोगों की पहचान करता है जो उस समय, यानी जब
मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय के हिसाब से कौन व्यक्ति नागरिक होगा और कौन व्यक्ति नागरिक होगा भारत का, उसके बारे में वर्णन करता है। और बेसिकली आर्टिकल 5 से 11 में भी इसी का वर्णन है। और इसके बाद आपको ऐड किया गया नागरिकता एक्ट 1955, जिसमें बात के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाए गए हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, मूल संविधान में आपको डिटेल में नागरिकता से संबंधित कोई भी व्याख्या नहीं है, तो उसके लिए संसद ने नागरिकता एक्ट 1955 बनाया था। इसमें क्या है कि इस एक्ट के तहत भारत के नागरिकों को या फिर किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाए, किस विधि से दी जाए और किस विधि से नागरिकता जाती है, किस कंडीशन में, उसके बारे में डिटेल आपका वर्णन है। ठीक। अगला पॉइंट आता है, मूल संविधान में 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने थे। यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय ऐसे 4 तरह के लोग थे जिनको भारत का नागरिक बनाया गया। इसके बारे में क्या कहाँ पे डिटेल मिलता है, तो आर्टिकल आपके 5 से लेके 8 तक, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8, इसमें डिटेल में दिया गया है कि कौन कौन से लोग जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिक बने थे भारत के। तो पार्ट 1 में इतना ही है। नागरिकता के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि संवैधानिक उपबंध क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।